Okay students, so we were doing this chapter work and energy, chapter number 5। हमने कल जो चीज़ देखी थी वो क्या देखा था कि वर्क क्या चीज़ होती है। कोई भी वस्तु अगर एक जगह से पे खड़ी हुई है और वो किसी डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करती है, अपनी स्थिति, अपनी पोजीशन, शेप या साइज़ को बदल लेती है, तो उसको हम ये मानते हैं कि उसके ऊपर एक फोर्स लगी हुई थी जिससे एक एनर्जी प्रोड्यूस हुई, और एनर्जी प्रोड्यूस होने से उसकी स्थिति, शेप या साइज़ के अंदर कोई चीज़ चेंज हुई, अर्थात वर्क डन हुआ। ठीक। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, यानी कि एक यहाँ पे जैसे हमने एक बॉक्स का उदाहरण ले रहे थे कि ये बॉक्स है, अब इसका हमने यहाँ पे धक्का मारा, यहाँ पे लगी फोर्स, ये एक बॉक्स है, तो एक फोर्स इसके ऊपर इस डायरेक्शन के अंदर अप्लाई हुई। ये अप्लाई होने के बाद में एक एनर्जी का परिवर्तन हुआ, ए पोजीशन से बी पोजीशन पे ये आपका सरक के ये डब्बा चला गया, एक ही दिशा के अंदर जा रहा है, अर्थात डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, वर्क को हम अगर किसी भी एक मोशन, गति वाली चीज़ के ऊपर अगर हम नापें तो हम बोल सकते हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट के केस के अंदर अगर जो भी दूरियां होती हैं उसको हम एस से मेज़र करते हैं। एस का मतलब जो भी दूरी है, डिस्टेंस है ना। फोर्स को हम एक अलग से यूनिट होती है, इसको हमने एस से, और एस की यूनिट क्या होती है हमारी होती है इसके अंदर, एस को हम मीटर में या किलोमीटर में करते हैं, फोर्स को हम करते हैं न्यूटन के अंदर। ठीक है जी। तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये आपने ये भी देख लिया है इस केस के अंदर, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का मतलब हम इसे एक दिशा के अंदर माप सकते हैं, परंतु हर जगह के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि एक डब्बा यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से फिर उसने किसी ने उठा के उसको यहाँ पटक दिया, यहाँ से तो उसने यहाँ चला गया। पर हम क्या करेंगे, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक ही नाप सकते हैं कि कितना कार्य हुआ, कितनी फोर्स लगी थी, ये आपको पता चल गया। F इंटू डी का डिस्प्लेसमेंट, इसको हम एस में नापते हैं, एस बोलते हैं। मोशन के चैप्टर में आपने ये देखा है, एस को हम मीटर में करते हैं, फोर्स को हम न्यूटन के अंदर नापते हैं। ठीक है जी। अब यूनिट ऑफ वर्क क्या बन जाएगा, 1 न्यूटन गुना में मीटर, तो वो हमारा बन जाता है जूल। क्या बन जाता है, जूल। तो 1 जूल ऑफ वर्क, ठीक, ये हो जाता है। ऐसा यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, एंड 1 जूल इज 10⁻⁷ ERG। ये ERG भी हम बोलेंगे क्या है, ये है कमर्शियल यूनिट, वर्क को नापने की कमर्शियल यूनिट। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, डेफिनेशन ऑफ जूल क्या चीज़ होती है। व्हेन फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, जब 1 न्यूटन फोर्स लगी, ये लड़का देख लो, इसने 1 न्यूटन फोर्स किसी डब्बे पे लगाई, जिसकी वजह से एस 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हुई, तो काम जो होगा वो कहलाएगा 1 जूल। सो 1 जूल कैन बी डिफाइंड इज व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट which result into the displacement of 1 meter, then it is said to be 1 joule of the work done। ठीक है, 1 joule 1 n into 1। कंक्लूजन क्या निकलता है, when s is equal to 0 then work is 0। अगर सिंपल सी बात है, अगर हमारा वर्क डन इज इक्वल टू है f इंटू एस, और हमने मान लो सिर्फ फोर्स लगाई, ठीक, परंतु उसकी ना साइज में चेंज हुआ, ना शेप में, ना पोजिशन के अंदर, यानी कि s इज इक्वल टू 0, वो डब्बा यही की यही है, तो चाहे आपने पूरा का पूरा कितना भी जोर लगा दिया हो, आपका वर्क डन 0 होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप नीचे खड़ी हुई किसी बस को धक्का मारने लग जाते हो, कहने के लिए आप 10 मिनट हो चुके हैं, आपने अपने शरीर की पूरी ताकत लगा दी, परंतु अगर वो बस टस से मस नहीं होती है, तो इसका अर्थ ये है कि आपने कोई काम नहीं किया। ठीक है। काम कब होगा, जब उसका कुछ रिजल्ट निकलेगा, जब उसके अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगी, अन्यथा काम को नहीं होया हुआ माना जाएगा। ओके। सो व्हेन s इज इक्वल टू 0, वर्क इज इक्वल टू 0। वर्क डन बाय द फोर्स ऑन एन बॉडी इज 0 इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज 0। ठीक। अगला हम देखते हैं, व्हेन यू सिट इन अ चेयर एंड प्रिपेयर अ लेसन इन 2 hours यू मे फील टायर्ड, बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स नो वर्क इज डन। आप एक चेयर के ऊपर बैठ के 2 घंटे पढ़ लिए, आपने सारा सब कुछ लिख दिया, एक किताब लिख दी, नोट्स कर दी, फिजिक्स की भाषा में आपने काम क्या किया, 0। क्यों, आप तो चेयर पे बैठे हुए थे, आप तो हिले भी नहीं, वहाँ बैठ के बस पढ़ रहे थे। ठीक है, परंतु मेंटली तो आप टायर्ड हो चुके पूरे के पूरे, अर्थात
ये हुआ कि किसी भी बैठी हुई वस्तु को अगर उसके अंदर मूवमेंट नहीं हो रही है, फिजिक्स की भाषा के अंदर उसके अंदर वर्क डन जीरो होता है। ओके, इफ़ यू होल्ड अ ब्रीफ केस फॉर 1 आवर एंड डू नॉट मूव द ब्रीफ केस देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्रीफ केस इज जीरो। अगर मैं आपको एक भारी सा सूटकेस 50 किलो का उसको बोल के बोलूँ कि बेटा इसको खड़े पकड़ के खड़े रहो, और आखिर में मैंने आपको बोला कि आपने तो कुछ काम किया ही नहीं, तो फिजिक्स की भाषा में मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने सिर्फ उसको पकड़ के खड़े रहे थे, आप आगे तो बढ़े नहीं। ठीक है, परंतु कंपैरेटिवली एक दूसरा बच्चा है जिसको मैंने खाली सूटकेस पकड़ा दिया और उसको बोला जरा 10 कदम आगे चल, 10 कदम पीछे चल, इसका मतलब उसने काम कर दिया। ओके, वर्क। तो मैंने कांस्टेंट फोर्स इज एक्टिंग ऑन एंगल टू द डिस्प्लेसमेंट। अब ये देखिए, ये एक पर्टिकुलर एक ऐसा केस है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा किसी भी बॉक्स के पीछे ही आप इसी तरीके से आप धक्का लगाएं। फोर्स होती क्या चीज़ है? फोर्स कैन बी पुश और पुल। आप किसी चीज़ को धक्का भी मार सकते हैं या किसी चीज़ को खींच भी सकते हैं। अगर उस चीज़ की डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो दोनों कंडीशन के अंदर वर्क डन हो रहा है। लेट अस कंसीडर अ बॉडी अ लाइंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक ऑब्जेक्ट को आप कंसीडर करो, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा हुआ है एंड कांस्टेंट फोर्स एफेक्ट्स ऑन द एंगल, ये पर्टिकुलर एंगल साइन है टू द हॉरिजॉन्टल। मान लो ये बॉक्स रखा हुआ है और इस एंगल के ऊपर आपने ऐसे करके फोर्स लगा रखी है। ठीक, द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड थ्रू डिस्प्लेसमेंट एस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जिसकी वजह से वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर थोड़ा सा खिसकी। Here the complete force F is not responsible to displace the body. A part of the force acting in the direction of the displacement is responsible for the displacing the body. The horizontal part, कहने का अर्थ ये है, अगर ये एक डब्बा है, इसको अगर आप यहाँ से फोर्स लगाते हो तो ये आपकी कंप्लीट फोर्स रिजल्टेंट किस में हो जाती है? एस डिस्प्लेसमेंट के अंदर। ये डब्बा यहाँ से यहाँ आ जाता है। परंतु आपने देखा होगा कि कई लोग जो थोड़ा सा फिजिक्स को नहीं जानते वो यहाँ की जगह पे ऊपर से फोर्स लगाने लग जाएं। ठीक है, जिसकी वजह से वो ताकत तो पूरी लगा रहे हैं, ये एक एंगल बन जाता है। यहाँ पे ताकत तो इन्होंने पूरी लगा दी, परंतु इसके अंदर हाँ थोड़ा सा गति हुई, यहाँ की यहाँ पे थोड़ा सा हो गया, परंतु उसका एंगल सही होता तो कंप्लीट जाता, तो भी इसके अंदर वर्क डन तो हो रहा है। हाउएवर एज़ कम्पेयर टू द फोर्स अप्लाइड वर्क डन नहीं हो रहा है। अगर इसका एंगल सही रखा जाता तो वर्क डन कंप्लीट होता। ओके, ये इसके अंदर बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो फोर्स डिपेंड किस पे करती है? एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे भी करती है। आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट अगर इस दिशा में हो रही है और थोड़ी सी ही हो रही है, इसका मतलब फुल फोर्स नहीं लग रहा, फुल वर्क डन नहीं हो रहा है। ओके, उदाहरण के लिए आप यहाँ देखिए, वर्क कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू कॉस थीटा इनटू एस। इस केस में देखिए यहाँ पे कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा क्या होता है? अगर इसको हम एक ट्रायंगल बना दें, पंडित बद्री प्रसाद, यही होता है ना, साइन कॉस यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका बेस ये हो जाएगा और ये इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ये तो बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, इससे हम ये वाली डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। इसका मतलब हमें पता चल गया कि इस फोर्स की वजह से कितना कार्य हुआ। ठीक है, क्योंकि वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही होता है ना। हमने ये निकाल लिया। दोबारा देखो, कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर इसको हम ट्रायंगल बना दें तो ये तो हमारा हो गया बेस, ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। बेस अगर हमें पता लग जाए, हाइपोटेन्यूज को हम नाप ले कि भाई इतनी फोर्स लगी है, तो हम उसका एंगल और हमें गिवन हो तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है। उस डिस्प्लेसमेंट से हम वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस वाला फॉर्मूला लगा के आप अपना आराम से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0 डिग्री अगर है तो 1 है, 30 डिग्री ये आपको पता ही है, ये सब की वैल्यूज़ है यहाँ पे, ये फॉर्मूला लगा के आप वर्क डन कर सकते हो। वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। द साइन ऑफ वर्क इज डिसाइडेड बाय द साइन ऑफ कॉस थीटा इफ कॉस इज एक्यूट। एक्यूट का मतलब क्या होता है? जो कि 90 से कम होते हैं। cos theta is positive and the theta is obtuse, then greater than 90, then less than 180, cos theta is negative। आपको ये भी पता है कि अगर आपके 90 तक की होती है cos थीटा की वैल्यू, तो आपकी 0 या फिर 1 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो आपका वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होता है। परंतु जैसे ही 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच की हम cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारी नेगेटिव होती है। क्यों? ये देखो इसके अंदर ये आपने 180 डिग्री -1 हो गया ना यहाँ पे आके, है ना। तो अगर इसको अब माइनस का साइन आ जाएगा तो सारा का सारा W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंगल दे रखा है, एंगल के हिसाब से अगर हम निकालने लगेंगे जैसे बताया था
ये नेगेटिव वैल्यू इंटू 1 मीटर, तो नेगेटिव ही तो वर्क निकलेगा। इसका मतलब वर्क हो रहा है परंतु नेगेटिव वर्क हो रहा है। ठीक है, तो फिजिक्स में इसका उदाहरण क्या है, अगर आपका ये डब्बा है और इसके ऊपर लगने वाला जो एंगल है वो गलत लगा हुआ है, तो आपका वर्क डन तो होगा, मतलब दिशा आपको ये देनी थी, आपने कुछ इस तरीके से इसको धक्का मारा कि दिशा इस दिशा में आ गई, चला इस दिशा में, तो आपका वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है जी। केस देखिए, वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन एंगल इज एक्यूट, दिस इज बिकॉज कॉस थीटा इज पॉजिटिव, वर्क डन इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 0। जो उदाहरण देखिए, यहाँ पे अगर ये वाला लड़का इसको धक्का मार रहा है, यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू, थीटा क्या है, बिल्कुल 0 है, इसका मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होएगी और मैक्सिमम वर्क डन होगा। इस केस के अंदर कुछ वैल्यू लग रही है, इस केस के अंदर कुछ वैल्यू लग रही है। ठीक है, ये बिल्कुल 90 डिग्री है। ठीक है, कॉस थीटा 90 डिग्री क्या होता है, मतलब एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, i.e. थीटा इज इक्वल टू 90, देन कॉस थीटा की वैल्यू होती है 0, तो वर्क डन भी होता है 0। अर्थात एक पुली अगर अपने सिर के ऊपर सामान उठा के चल रहा है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। 90 डिग्री सामान ऊपर ज़्यादा ही 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसलिए वर्क डन 0 हो जाएगा। ठीक है, वर्क डन बाय अ पुली, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने आपको बताई थी कि आप जब भी एक धागे के साथ में पत्थर को बांध के ऐसे चारों तरफ घुमाते हैं तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सारी जो अंतरिक्ष के अंदर होते हैं उपग्रह वगैरह घूमते हैं। ठीक है, सो व्हेन अ स्टोन इज फिल्ड इन द हॉरिजॉन्टल, फिल्ड का मतलब होता है चारों तरफ ऐसे घुमाना एक पत्थर के साथ बांध के, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट एट 90 डिग्री टू द डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। अब आपको ये पता है कि उस केस के अंदर भी जब एंगल लगता है सेंट्रीपिटल, 90 डिग्री का एंगल लगता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपने पत्थर को बांध रखा है, यहाँ पे अगर आप इसको एक ट्राइंगल बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 90 डिग्री है। यहाँ पे बस ये पत्थर ऐसे घूमता जा रहा है, जिस जिस पोजीशन पे घूमता जाएगा धागे के साथ साथ में 90 90 90 बनाता चला जाएगा। इसका मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, वर्क डन 0। 90 डिग्री कब कब होएगा, जब पुली ऊपर उठाएगा तो 0, सेंट्रीपिटल लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर, यानी पत्थर घुमा रहे हो तो 0। और केसेस क्या होगा, वर्क डन मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, इसको देखें, वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द अर्थ इज 0 बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। इसी तरीके से धरती भी कुछ काम नहीं कर रही है एक्चुअली में, सूरज के चारों तरफ घूम के। लेकिन अब केस 3 देखो, व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री, i.e. थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, कॉस थीटा इज -1, ये -1 का। लेट अस टेक एन एग्जांपल, वर्क डन इज नेगेटिव बिकॉज थीटा इज 180 डिग्री। अब ब्लॉक ए इज पुश्ड बाय द फोर्स F एंड डिस्प्लेसेस थ्रू S। वर्क ये वाला देखो, इसके अंदर आपने यहाँ पे लगानी थी, आपका जो एंगल है आपने फोर्स यहाँ लगानी थी, आपने लगाने की जगह पे अपनी इस साइड के अंदर लगा दी। ठीक है, तो आपका 180 डिग्री की वैल्यू होगी -1, और -1 का F इंटू एस कॉस थीटा, F इंटू एस, इसकी वैल्यू -1 थी 180 डिग्री की, तो इसके लिए -FS। ठीक है, ये कहाँ पे लगेगा, ये फ्रिक्शन का केस होता है। जब भी आप चलते हो, आप जब चलते हो अपने कदम यहाँ से जब आप लेके आगे बढ़ रहे हो तो क्या करते हो, आप फर्श को पीछे की साइड में धकाते हो, है ना, तभी आप आगे बढ़ पाते हो। तो फ्रिक्शन के केस के अंदर ये वाली चीज़ अप्लाई होती है। ओके, आगे की दिशा में आपने अपने शरीर को आगे की दिशा में बढ़ाया तो इस साइड में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, परंतु साइड बाय साइड आप फर्श को पीछे की साइड में भी तो धकेलते हो, तो फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव वर्क डन होता है। ओके, ये आपने 8वीं क्लास में भी पढ़ा था। व्हाट इज फ्रिक्शन, व्हेन द वर्क इट इज एन अपोजिट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट, इट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन। जैसे एक चलता हुआ टायर है रोड के ऊपर, वो पीछे की साइड के अंदर रोड को धकेलता है, इसका मतलब फ्रिक्शन माइनस में वर्क करता है, और उसका जो इंजन है गाड़ी का वो उसको आगे की तरफ धकेलता है, वो पॉजिटिव वर्क करता है। यहाँ तक सबकी समझ में आ गया है, आई होप सबको आ गया होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल इस वाले चैप्टर्स के अंदर से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, आपको सीधा सीधा इसके ऊपर अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट गिवन है। सबसे पहले देखते हैं गिवन फोर्स लगी हुई है 10 न्यूटन की, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट इज 8 मीटर। द फोर्स एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स? द फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट। कहने का अर्थ क्या है
एक लड़का किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन की, जिसकी वजह से वो 8 मीटर आगे सरक गई एक ही दिशा के अंदर। तो इसका मतलब वर्क डन कितना हुआ? सिंपल है, F इंटू एस 10 इंटू 80 जूल। ओके, अब अगला है अ पेयर ऑफ बुलॉक एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 1400 न्यूटन ऑन अ प्लो, मतलब कि बैलों की जोड़ी ने हल के ऊपर 1400 न्यूटन लगाया। द फील्ड बिंग प्लॉट इज 15 मीटर लॉन्ग, हाउ मच वर्क इज डन? सेम F इंटू एस ऐसे करके इंटू जी। ओके, ये एक पुल वाला केस है। अ बॉय पुल्स टॉय विद द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन थ्रू आउट द स्ट्रिंग विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। गाड़ी को खींच रहा है यहाँ पे और ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। 30 डिग्री का मतलब यहाँ पे देखो 30 डिग्री का होता है 0.866। ओके, ये आपको पता है। तो वर्क डन कितना होएगा? 1 मीटर वो गया है आगे। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन? F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, 50 गुना 1 गुना कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली √3/2। 3/2 का मतलब होता है 0.0866। तो यहाँ पे अगर इसको हम √3/2 कर दें तो 2 से यहाँ पे 25 कट गया। 25 गुना में √3 की वैल्यू ये लिख जाएगी 0.866 से। आप या तो 50 को इससे गुना कर दो या फिर √3 की वैल्यू से गुना कर दो, आपका वर्क डन निकल जाएगा। यूनिट पीछे लिखना जरूरी है जूल का। ओके, अगला न्यूमेरिकल देख लीजिए। अब ब्लॉक इज पुश्ड बाय द फोर्स F इज इक्वल टू 10 न्यूटन। एक को पुश किया गया है 10 न्यूटन फोर्स लगा के। फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 2 न्यूटन एक्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस। फ्रिक्शन मैंने आपको बताया था, यानी कि नेगेटिव लग रहा है यहाँ पे, है ना, 180 डिग्री पीछे की साइड में। 2 न्यूटन उसका फ्रिक्शन हो रहा है। फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन बाय द ब्लॉक मूव्स 10 मीटर। तो 10 मीटर जब ये मूव कर जाएगा तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? एकदम से आपके दिमाग में आना चाहिए। फ्रिक्शन का मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब माइनस के अंदर वर्क डन होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे? फोर्स इंटू वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। 180 डिग्री का मतलब -1 होता है, 2 गुना में 10 -20 जूल। आ गया समझ में? ये आपके एग्जाम्पल्स थे। अगला कंसेप्ट हम इस चीज़ के अंदर पढ़ते हैं, एनर्जी। हमने क्या पढ़ा था? एक किसी भी वस्तु का वर्क डन कब कहलाता है? जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक पर्टिकुलर फोर्स लगती है, उससे एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट होती है। फोर्स हमने पढ़ लिया कंसेप्ट, फोर्स कैसे एंगल्स पे लग सकती है, कैसे वो उसकी जगह डिस्प्लेसमेंट होती है। अगला कंसेप्ट है एनर्जी। एनर्जी कैसे यूज होगी? व्हेन अ कार रन्स वर्क इज डन बाय द कार। जब एक कार दौड़ती है तो उसके इंजन उसका कार्य करता है। दिस वर्क इज डन एट द एक्सपेंस ऑफ द फ्यूल। ऑफकोर्स फ्यूल चाहिए उसके अंदर। फ्यूल प्रोवाइड्स द एनर्जी नीडेड टू रन द कार। Had the petrol tank been empty, car could not be run. The conclusion is that there is no source of energy, no work will be done. अर्थात अगर सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है तो आप कार्य नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपके शरीर के अंदर आपको भोजन ना दिया जाए और आपको बोला जाए जस्ट कीप ऑन प्लेइंग फुटबॉल। अगर आप नहीं करेंगे तो आप आपके अंदर कुछ खाने के लिए नहीं डालेंगे, आप चलेंगे नहीं तो वर्क डन नहीं होगा। ओके, सो बेसिकली एनर्जी इज डिफाइंड एज अ कैपेसिटी टू डू द वर्क। एनर्जी की डेफिनेशन सिंपल, एक कैपेसिटी, किसी कार्य को करने की क्षमता एनर्जी कहलाती है। एनर्जी भी स्केलर है और इसकी भी यूनिट जूल ही होती है। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी भी जूल है और वर्क भी जूल है। तो इससे हमें एक चीज़ और पता चला कि वर्क डन कब होगा? जब एनर्जी फोर्स लगेगी और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक, और हमें क्या पता चला? इसका मतलब अगर दोनों की यूनिट सेम ही है वर्क और एनर्जी की, तो हमें ये भी पता चला कि एनर्जी भी एक तरह का वर्क डन ही है और वर्क डन का कारण एनर्जी भी है। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं। द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी सेम। दिस इज बिकॉज दिस टू टिपिकल क्वांटिटीज आर इंटर कन्वर्टिबल। ये एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो सकती हैं। दैट इज एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द वर्क एंड वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी। तो अगर आपको पूछा जाए कि एक डब्बा के ऊपर फोर्स लगाई गई इतना, वो इतनी डिस्प्लेसमेंट हुई, तो उसकी पूछा जाए कि वर्क डन बताओ, वर्क डन की जगह अगर न्यूमेरिकल में लिखा गया एनर्जी बताओ, तो इसका मतलब सेम ही लगेगा। ओके, कंफ्यूज नहीं होना उस चीज़ को। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब हमारे प्रकृति के अंदर अलग अलग तरह की एनर्जीज की फॉर्म्स होती हैं। आप जो भी प्रकृति के अंदर आपका अस्तित्व एनर्जी के कारण, ओके, अलग अलग तरह की एनर्जी है। वर्क डन कब होगा? उस एनर्जी के कन्वर्जन के अंदर। जो भी आप कार्य करते हैं या प्रकृति के अंदर जो भी आप फिजिक्स के अंदर कार्य, फिजिक्स का मतलब ही क्या होता है? गति, कार्य का होना, एनर्जी का लगना। ओके, उदाहरण के लिए केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ये कुछ एनर्जीज नॉन है जो कि फिजिकल वर्ल्ड के अंदर होती है। इसके अलावा भी कुछ एनर्जीज होती हैं जो कि अंतरिक्ष संबंधित होती हैं, जिसको हम नियोथर्मल्स एंड न्यू कुछ ऐसे कुछ बोलते हैं, नियो मैं कंप्लीट भूल गया उसको। सबसे पहले केमिकल एनर्जी देखते हैं। केमिकल का अर्थ पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल, फ्यूल विच आर रिच इन केमिकल एनर्जी। When you ignite these substances in the presence of air, chemical reaction take place. चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन क्या चीज़ होती है। हर चीज़ एटम्स और मॉलिक्यूल से बनती है। जब किसी भी ऐसी रिएक्शन की वजह से जब उसका स्थिति या शेप चेंज हो जाए तो उसका मतलब केमिकल एनर्जी हो जाता है। जब उसके एटम्स डिस्टर्ब हो जाए, जैसे कि कंबशन, जलना एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि जलने के बाद वस्तु की पहले वाली स्थिति नहीं रहती, उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स बदल जाते हैं, राख बन जाता है, वो अलग ही सब्सटेंस हो जाता है ना। तो पेट्रोल, डीजल, ये सभी केमिकल एनर्जी के सोर्सेज हैं। आपने गाड़ी के अंदर डाला और इंजन ने केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया। दूसरा है हीट एनर्जी। The energy possessed by the body due to the temperature is called as the heat energy. Energy is related to the kinetic energy of the constituent particles. आपको पता है कि हर चीज़ एटम्स और मॉलिक्यूल से बनी होती है। सॉलिड के केस के अंदर ये पास होते हैं, लिक्विड, ये सब आप पढ़ चुके हो। एक चीज़ आप ये भी जानते हैं कि सभी एटम्स और मॉलिक्यूल्स अपनी ही जगह के ऊपर घूमते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं, ये कंसेप्ट भी आपको पता है। और आपको ये भी पता है कि इनके इस रोटेट करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना। जो भी चीज़ रोटेट करेगी, गति के अंदर होगी, उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी। आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था, जब भी हम हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है काइनेटिक एनर्जी के, है ना। हीट और प्रेशर का कंसेप्ट याद होगा आपको कि प्रेशर का तो होता है उल्टा कंसेप्ट और हीट का होता है सीधा। मतलब कि अगर आप किसी वस्तु को गर्म करेंगे तो इसके अंदर के एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में और ज़्यादा तेज घूमने लग जाएंगे, इनके बीच का डिस्टेंस टक्कर मारेंगे और बढ़ने लग जाएगा, है ना। इसीलिए चीज़ अपनी अवस्था चेंज कर देती है, जैसे कि बर्फ़ पानी बन जाती है। तो हीट एनर्जी प्रोसेस बाय द बॉडी ड्यू टू द टेम्परेचर इज कॉल्ड हीट एनर्जी। अगला है लाइट एनर्जी। लाइट की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये क्या है, चार्जेस ऑफ वायर। आप जितनी भी बिजली की जो वायर होती है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को ही करंट कहा जाता है। ओके। न्यूक्लियर एनर्जी, जो कि न्यूक्लियाइड फ्यूज़न और फ्यूज़न के अंदर होता है, उसको न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड और पोजीशन ऑफ चेंज इन द शेप इज कॉल्ड द मैकेनिकल एनर्जी। ओके। ये डिफरेंट तरह की एनर्जीज हैं जो आपको पता होना चाहिए। वर्क डन जब भी हम बोलते हैं, इन्हीं एनर्जीज की बात होती है। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर, तो आपकी गाड़ी चल पड़ी, यानी कि पेट्रोल और डीजल आपका कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी में। हीट एनर्जी, गर्मी की वजह से किसी चीज़ के अंदर एक्सपेंशन हो गई, पानी उबल गया। लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने यूज़ करी जिसकी वजह से पंखा घूम रहा है, ठीक है। तो कहने का अर्थ है वर्क डन इन्हीं एनर्जीज की इंटर कन्वर्जन की वजह से वर्क डन होता है। इसके बाद हम 1 to 1 करके इन एनर्जीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर का होगा। फिलहाल अभी आपने टाइप ऑफ एनर्जीज़ के बारे में, अब हम 1 to 1 एनर्जी के बारे में अगले वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे। बाय दैट टाइम के लिए इसका रिवीजन कीजिएगा।